अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था क्यूरी ने ये तो बताया कि फेरोमैग्नेटिज्म पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि एक ऑर्डर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग डिसऑर्डर्ड कर देंगे अगर हम उसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा ले जाते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ें सीखी थी। अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या जो हमने पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट किए हैं, यानी कि फेरोमैग्नेटिक टर्न इनटू पैरा, यानी कि जो ओरिजिनली पैरा फेरोमैग्नेट थे और बाद में टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर बढ़ने के कारण पैरा बन गए हैं, ठीक है, क्या ऐसे मटेरियल सेम होंगे ओरिजिनली पैरामैग्नेटिक के बराबर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात समझ में आई? मतलब एक तो नेचुरल पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो दुनिया में आए पैरा थे और हैं भी पैरा, एक कैटेगरी होती है जो पहले फेरो थे पर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वो क्या हुए, वो पैरा में कन्वर्ट हो गए। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके मन में कि क्या ये दोनों पैरा बराबर होंगे, यानी कि क्या एक जैसा काम करेंगे, एक जैसी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, या कुछ इनके अंदर अंतर होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये जो बड़ा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया क्यूरी वेस्ट लॉ ने। तो यहां से जरूरत पड़ती क्यूरी वेस्ट लॉ। तो अभी तक पुराने लेक्चर के अंदर हमने क्यूरी लॉ देखा था। क्यूरी लॉ ने सिंपल सा ये कह दिया कि अगर आप क्यूरी टेम्परेचर को पार कर गए तो वहां पे फेरो जो होंगे वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं ऑर्डर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर ये जो डिसऑर्डर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, यानी कि जो कन्वर्टेड पैरामैग्नेटिज्म है, क्या वो ओरिजिनल पैरामैग्नेटिक के बराबर ही बिहेव करेंगे कि नहीं? इन सब चीजों का आंसर दिया क्यूरी वेस्ट लॉ ने। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूरी वेस्ट लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे वाइवा में क्यूरी लॉ अगर पूछेगा तो क्यूरी वेस्ट लॉ की जरूरत जरूर पूछ ली जाएगी आपसे कि आखिर क्यूरी वेस्ट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी जब क्यूरी लॉ एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसके ऊपर जरा काम करते हैं। तो क्यूरी वेस्ट लॉ का सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ये लॉ ये कहता है कि जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं जो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होंगे आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर आर डिफर्ड फ्रॉम ओरिजिनल पैरामैग्नेट्स, ठीक है। यानी कि क्यूरी वेस्ट ने ये कहा मिलके कि भाई, क्यूरी ने ये कहा कि भाई फेरोमैग्नेटिक पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वेस्ट ने, क्यूरी वेस्ट लॉ ने ये कहा कि ये जो पैरामैग्नेटिक जो कन्वर्ट हुए हैं वो ओरिजिनल पैरा से डिफर करेंगे। नाउ यहाँ पे डिफर किस सेंस में कहा गया? तो डिफर कहा गया ससेप्टेबिलिटी के टर्म्स में। तो इन्होंने कहा, क्यूरी वेस्ट लॉ कहता है कि ये जो डिफरेंस है ओरिजिनल पैरा का और जो ट्रांसफॉर्म्ड पैरा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ससेप्टेबिलिटी में महसूस होगा। यानी कि जब हम बात करते हैं, एक हो गए ओरिजिनल पैरामैग्नेट, फॉर एग्जांपल अगर मान के चले एक हमारे पास ससेप्टेबिलिटी, देखो एक है हमारे पास ओरिजिनल पैरामैग्नेट, उनका ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, काई इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट सीसी डिवाइड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, ठीक है। ये हो गया ओरिजिनल पैरा, जो ओरिजिनल पैरा है उनका फॉर्मूला। नाउ अब मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा ठीक है ओरिजिनल पैरा का ये फॉर्मूला है, अब फेरो टर्न पैरा उनका क्या फॉर्मूला होगा? तो यहां से क्यूरी वेस्ट लॉ ने कहा कि इनका फॉर्मूला होगा आपके पास ये, समझ में आ रहा है, फेरो टर्न्स पैरा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा अंतर। तो सबसे पहले हमने कहा कि पैरामैग्नेट जो थे उनका जो फॉर्मूला था, या कह सकते उनका जो ससेप्टेबिलिटी थी वो सीसी डिवाइड बाई टी थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं फेरो टर्न्स इनटू पैरा, तो वहां पे जो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और वो जाएगा टी माइनस टीसी। यहाँ पे एक नई टर्म आ जाएगी टीसी की। नाउ ये टीसी क्या है? ये है तुम्हारा क्यूरी टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक जो कन्वर्ट हुए होंगे पैरा में। समझ में आ रही बातें, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। नाउ दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि दोनों ही टेम्परेचर केल्विन में होंगे। ये बातें ध्यान रखनी है आपको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि क्यूरी वेस्ट लॉ को अगर मैं एक मेन कंट्रीब्यूशन मानूं क्यूरी वेस्ट लॉ का, तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन ये फॉर्मूले में है, ठीक है। क्यूरी वेस्ट लॉ का अगर हम पूरे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि अगर ओरिजिनल पैरामैग्नेट है यहाँ पे, यानी कि अगर तुम बाय नेचर पैरा है तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा वो मटेरियल, और अगर हमने फेरो को पैरा में कन्वर्ट कर दिया है तो ये वाले जो पैरा होंगे, यानी कि जो कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड पैरा, ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे? ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे ससेप्टेबिलिटी का। तो ये आई होप हर तरीके से क्यूरी वेस्ट लॉ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने बात करा क्यूरी की, फिर हमने बताया उसकी जरूरत क्या क्या प्रॉब्लम थी, देन क्यूरी वेस्ट ने कैसे उस प्रॉब्लम को इस स्टेटमेंट से और फॉर्मूले से सॉल्व किया। ओके, नाउ अगर मैं इनका कर्व बनाऊं तो आप इनका कर्व हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ये हो गया हमारे पास पैरामैग्नेटिक का कर्व, एंड दिस वन इज योर फेरोमैग्नेटिक कर्व, और ये होता था हमारा क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखी थी, समझी थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, यहां से हम दो बातें सीख सकते हैं। पहली बात हमने ये सीखी कि कर्व जो होगा फेरो का वो हमेशा पैरा के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फेरो का कर्व पैरा के ऊपर, रीजन पुराना अभी पीछे हमने बताया। अगर हम बात करते हैं ससेप्टेबिलिटी की, ससेप्टेबिलिटी पैरा की, तो वो कितनी होगी? सी सी डिवाइड बाई टी, यानी कि ये तो कांस्टेंट होता है तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/t। तो ये वाला कर्व हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/t, क्लियर। लेकिन अगर हम ससेप्टेबिलिटी की बात करते हैं फेरो टर्न्ड इनटू पैरा, एफपी लिख देता हूं,
एफपी का क्या मतलब है कि फेरो जो कि पैरा में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अगर फेरो टर्न पैरा की ससेप्टिबिलिटी की बात करूं तो ये कितना होगा, तो ये होगा सीसी डिवाइड बाई टी माइनस टीसी। क्लियर। अब अगर हम t माइनस टी सी की बात कर लेते हैं तो देखो यहां से देख सकते हो डिनोमिनेटर की वैल्यू को मैं रिड्यूस कर रहा हूं। अगर आप डिनोमिनेटर की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी चीज है जो आपकी वैल्यू है यानी ससेप्टिबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल एक इसीलिए हमारी क्या हो रहा है, ये जो कर्व है फेरोमैग्नेटिक का ये ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको, मान के चलते हैं जस्ट एक ऐसे रफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो 100 है, ठीक है। ये 10 कर लेते हैं, चलो एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो 10 है, 10 डिग्री, ओके। ये 10 डिग्री मार्क कर दिया। और ये जो है टीसी ये कितना है, ये 5 केल्विन है, ये 5 केल्विन है, ये 10 केल्विन है, यहाँ पे किलो नहीं है, 10 की पावर 3 मत ले लेना, केल्विन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 केल्विन है और ये 5 केल्विन है, ओके। नाउ सीसी की बात कर लेते हैं, सीसी एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 100, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के लिए। नाउ अगर ऐसे केस में ससेप्टिबिलिटी की बात करता हूँ तो पैरामैग्नेटिक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 100 डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई टी, टी कितना है 5 है, सॉरी 10 है, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 10। तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकल के आ गई, ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ये आ गई आपकी यानी कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरा इक्वल टू 10, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। नाउ ससेप्टिबिलिटी की बात करता हूँ, फेरो टर्न्स इनटू पैरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना 10 माइनस टीसी, टीसी कितना है 5, यानी कि 100 डिवाइड बाई 5 और ये कितना आएगा 20। तो यानी कि यहां पे ये कितनी आ जाएगी, दिस इज एक्स फेरो टर्न्स इनटू पैरा इक्वल टू 20। तो आई होप समझ में आ रहा हो। तो देख सकते हो सेम टेम्परेचर पे जो ओरिजिनली पैरामैग्नेटिक है और जो फेरो टर्न्स पैरा है इनके बीच में अंतर रहेगा, इसीलिए जो कर्व था वो ऊपर एग्जिस्ट करेगा, अबव एग्जिस्ट करेगा पैरा के। तो एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, यहाँ पे स्क्रीन साफ कर देता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज सीखने वाली है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ससेप्टिबिलिटी होगी फेरो की वो इतनी तेजी से डिग्रेड नहीं होगी जितनी की पैरा की हो रही है आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर। जैसे क्यूरी टेम्परेचर को पार करोगे तो फेरो और पैरा दोनों की वैल्यू डाउन हो रही है, लेकिन हम देख सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फेरो की वैल्यू हमेशा ज्यादा निकल के आएगी एज कंपेयर टू पैरा। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए कि आपका जो भी मशीन है, ठीक, आप एक मार्केट से मशीन लेके आए, एक मेटेरियल खरीद के लाए, उस मशीन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का मेटेरियल लगा हुआ है, वो मेटेरियल फेरोमैग्नेटिक का है। अब मैं कह रहा हूं एक और मशीन है जो पैरामैग्नेटिक की है, ठीक है। दोनों मशीनें हम लेके आए और दोनों को हमने धूप में रख दिया, यानी कि जब हम हाई टेम्परेचर पे दोनों से डील करेंगे, टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी, ठीक है। आई होप सिनारियो समझ में आ रहा होगा। यानी कि मैं दो मशीन लेके आया, मशीन 1 जो कि फेरो की थी और मशीन 2 लेके आया जो पैरा की थी, दोनों को ही मैंने टी ग्रेटर देन टीसी में रख दिया। तो जब ऐसा करूंगा मैं, तो अगर जब मैंने ऑपरेट करने चलूंगा तो ये वाली जो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी मशीन 1 की, ये फिर भी बेटर होगी ससेप्टिबिलिटी 2 से। यानी कि तुम फेरो जो पैरा में कन्वर्ट हो गई हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी फिर भी वो अच्छी ससेप्टिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी हाइयर टेम्परेचर पे एज कंपेयर टू द ओरिजिनल पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज द कोर ऑफ क्यूरी-वेस्ट लॉ। ये बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट था क्यूरी-वेस्ट लॉ का कि भाई फेरो खराब हो जाएंगे, पैरा बन जाएंगे, लेकिन फिर भी ओरिजिनल पैरा से अच्छे होंगे। यानी कि वो बच्चे हैं जो थोड़ा दिक्कत आने के कारण पढ़ाई इनकी बेकार हो गई है लेकिन हैं तेज, समझ में आ रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होंगे, ऐसे मटेरियल है जो कि हैं भले ही वो खराब हो जाएं, भले ही पैरा बन जाएं, पर फिर भी उनका जो पैरामैग्नेटिज्म है वो ज्यादा होगा, उनका जो कह सकते हो डायपोल मूवमेंट कह लो या ससेप्टिबिलिटी, उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल पैरा। सो दीज आर द टू कोर कॉन्सेप्ट जो कि क्यूरी-वेस्ट लॉ से हम निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अच्छा कभी कभी क्या होता है 1 अपॉन ससेप्टिबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर्व आपसे पूछ लिया जाता है और हम लोग गलत कर देते हैं। तो अगर कई बुक्स में कर्व दे रखा है, कई जगह नहीं दे रखा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर 1 अपॉन ससेप्टिबिलिटी कर्व बनाने को कहा जाए तो अगर ये पैरामैग्नेटिक का कर्व बनेगा, सो दिस वन इज द फेरोमैग्नेटिक कर्व, ठीक है। ये हो गया आपका फेरोमैग्नेटिक। और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, टी ग्रेटर देन टीसी पे ऐसा बनेगा, बात समझ में आ रही है। तो ये कर्व आपको याद रखना है, ये कर्व भी पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। तो जब भी आप कभी भी क्यूरी-वेस्ट लॉ को बात करें तो ये दोनों कर्व बनाना, ये कर्व भी इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन ससेप्टिबिलिटी का कर्व है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पहला वाला पैरामैग्नेटिक का है और दूसरा वाला क्या है, फेरोमैग्नेटिक का है। नाउ ससेप्टिबिलिटी में अगर हम 1 अपॉन काई कर देते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे हम जानते हैं अगर पैरामैग्नेटिक की बात करें, ये कर्व कैसे आए, तो पैरामैग्नेटिक इसकी अगर हम बात करते हैं, ये कितना होता है सी सी डिवाइड बाई टी। ना अगर 1 अपॉन काई कर दोगे तो कितना हो जाएगा टी बाई सी सी, ठीक है। तो दिस इज टी बाई सी सी हो गया, ओके। और इसकी बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा टी माइनस टी सी डिवाइड बाई सी सी। क्लियर हो गया। इसीलिए देखो यहाँ पे टी माइनस टी सी है, ठीक है।
तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये वाला कर्व जो है वो एडवांस बन रहा है, क्योंकि आपने चीज पढ़ी होगी, आपने अपनी जब भी आपने मैथ्स करी होगी, तो अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा, तो x माइनस 10 है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो कर्व स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, यानी कि लीड करता है कर्व। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये चीज पता होगी। फॉर एग्जांपल दो फंक्शन है, एक fx है, तो fx का मतलब क्या हुआ, कर्व 0 से स्टार्ट होगा, और fx माइनस 10 का मतलब क्या हुआ, 10 पॉइंट लीड करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, t माइनस टी सी है, तो इसीलिए फेरोमैग्नेटिक का जो ये लाइन स्टार्ट हो रही है, ये लीड करके स्टार्ट हो रही है पैरा से, तो पैरा से आगे है ये। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आई होप ये आपको क्यूरी वेस्ट लॉ पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। काफी इसके लिए मैंने काफी ज्यादा बुक्स और आपके लिए मटेरियल तैयार करके रखा था, जिससे कि, क्योंकि ये बहुत थोड़ा थोड़ा दे रखा होता है हर बुक्स में, डिटेल में कहीं जल्दी नहीं मिलता है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई नई चीज़ सीखी है तो अगेन कमेंट सेक्शन बताएं कि सर मुझे ये नई चीज़ सीखने को मिली, ये नई चीज़ पता चली जो मैं नहीं जानता था। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरे से मिस हो गया है, जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।